हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWH साइंस हजारीबाग। CWH साइंस हजारीबाग एक ऐसा मात्र चैनल जिसके द्वारा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर है ना विथ PDF आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि मॉडल सेट के रूप में जैक द्वारा जारी किया गया था, है ना। तो इससे पहले हमने 8 चैप्टर तक हमने बता दिया है। आज 9वां चैप्टर हम बता रहे हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको कोशिश करेंगे अभी बताने का, और यही सारा क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएगा। आपको मैं पुनः बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन का टाइमिंग अब बिल्कुल नहीं बचा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, इन सारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। माई सेल्फ कमल प्रजापति, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। उसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, रे ऑप्टिक्स। इससे प्रीवियस वाला क्लास में मतलब कि वेव ऑप्टिक्स में, सॉरी इलेक्ट्रोमैटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैटिक वेव में हमने जो बात किया था कि इलेक्ट्रोमैटिक वेव का एक पार्ट था विजिबल लाइट या विजिबल रे। ये जो विजिबल रे था इलेक्ट्रोमैटिक वेव का एक पार्ट, वही विजिबल रे का ये पार्ट है ना। ये चैप्टर है पूरा। इसका मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है पूरा इलेक्ट्रोमैटिक वेव के बेसिस पर काम करेगा, है ना, पूरा इलेक्ट्रोमैटिक वेव के बेसिस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो कि बड़ा बनता है वस्तु से, है ना, वो किस में बनता है? कहता है कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में, प्लेन मिरर में, या नन ऑफ दीज। देखिए प्लेन मिरर में सेम साइज का या तो इसमें प्रॉपर्टीज बड़ा या छोटा का मैक्सिमम नहीं रहता है। कन्वेक्स या तो फिर कनकेव होगा। अब आप देख लीजिए कन्वेक्स, कन्वेक्स यदि बात करें तो कन्वेक्स और कनकेव की यदि बात करें तो देखिए ये है आपका कनकेव। कनकेव केव, देखिए केव मतलब होता है गुफा, इसका मतलब है कि अंदर से जो धंसा हुआ रहेगा उसको कनकेव बोलेंगे। और कन्वेक्स ये रहा आपका कन्वेक्स, है ना। इसमें ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला भाग, ये वाला, और इसमें ये वाला भाग है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा इसमें से ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन एक ऐसा है जिसमें जो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए हम यदि कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स में यदि ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखते हैं और इमेज बनाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा इससे छोटा ही बनता है ना। ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज कैसा बनता है? छोटा। आपसे कैसा पूछ रहा है? बड़ा। तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, यानी कन्वेक्स में पॉसिबल नहीं है। कनकेव में देखते हैं, कनकेव में यदि हम लोग बात करें तो कनकेव में एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इसका इमेज आभासी बनने लगता है, जो कि दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं सभी आभासी होते हैं, वर्चुअल होते हैं, जिसको इमेजिनरी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आभासी। और ये वस्तु से कैसा होता है? बड़ा होता है, मैग्नीफाई होता है, मैग्नीफाई होता है या लार्जर होता है, आप जो कह लीजिए। इसका मतलब है कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ रे ऑफ लाइट बेंड्स व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड। जब रे ऑफ लाइट बेंड करता है, कब? जब ये पास करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, है ना। तब प्रकाश का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के दौरान मुड़ना रिफ्रैक्शन कहलाता है, रिफ्रैक्शन, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। ठीक, तो आप हल्का से ये समझ लीजिए, यदि कोई भी रे ऑफ लाइट, है ना, अपने सेम मटेरियल मीडियम में लौटता है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यदि कोई भी रे ऑफ लाइट अपने मीडियम को, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस कर जाता है, उस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेंट कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब कि मीडियम की बात करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बात करता है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन? सी, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास विल बी। देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का, मतलब ग्लास का दिया हुआ है, ग्लास का, तो ये एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में दिया है 4/3। ठीक, और एक दिया है आपका, किसका दिया है?
एक है आपका वाटर का और एक गिलास का, यानी ये वाटर का 4/3 है ना, ये वाटर का होगा, ये दिया हुआ है वाटर का, यहाँ लिख दीजिए आप W, है ना, W मतलब वाटर। ये हो गया आपका वाटर का। और ग्लास का म्यू A और ये क्या G, ये कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 3/2, ठीक है, 3/2। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या बोलते हैं कि A म्यू W इनटू, है ना, मतलब कि मान लिया जाए कि ये एयर मीडियम है, एयर है, ये आपका वाटर है, ये आपका ग्लास है और ये पुनः एयर है। यदि हम इसको बनाएं तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, है ना, इसका डायरेक्ट आंसर भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए एयर से जा रहा है वाटर में, तो हम इसको लिखते हैं एयर से ए म्यू और ये वाटर में ए म्यू W इनटू हम लिखते हैं W से ग्लास में, मतलब कि म्यू ये W से किस में जा रहा है, ग्लास में, है ना, इनटू पुनः ये कहाँ जा रहा है, ये पुनः कहाँ जा रहा है, ग्लास से एयर में, मतलब कि G से एयर, ठीक है। अब आपका दिया हुआ क्या है, ये केवल देख लीजिए, केवल आपका वाटर और ग्लास की बात करता है, और ये पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर एंड ग्लास का जो ये दिया हुआ 4/3 और 3/2 क्रमशः, तो इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रिलेटिव मतलब कि एक दूसरे को रिलेट करके, है ना, तो आसान है। देखिए यदि हम इसको ऐसे लिखें ए म्यू W, है ना, ए म्यू W जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इनटू यहाँ लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है G म्यू A, मतलब कि यहाँ लिखा हुआ है ए म्यू G, यहाँ लिखा हुआ है G म्यू A, तो आप इसको ऐसे छाट लीजिए म्यू G और ये A, और रिवर्सिबिलिटी कंडीशन में ये वाला वैल्यू कितना होता है 1। आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, या तो इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, यहाँ से भी आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए यदि हम इसको गुना करेंगे तो ए म्यू W का वैल्यू दिया हुआ 4/3, आप यहाँ पे लिख दीजिए 4/3 और इनटू ये वाला G म्यू A है, और यहाँ दिया हुआ है क्या ए म्यू G, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको पलट के लिखना पड़ेगा 3/2, है ना, यानी 1/3/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कितना इज इक्वल टू 4 इंटू 2 और डिवाइड बाई 3 इंटू कितना 3, यानी 8 और ये 3 जा हो जाएगा 9, 8/9। यदि कोई ऑप्शन में 8/9 है तो यही ऑप्शन होना चाहिए। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ कन्वेक्स लेंस, बाबू देखो कन्वेक्स लेंस भी दो प्रकार का, एक कन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर ऐसा और कनकेव लेंस का स्ट्रक्चर ऐसा, है ना, इसमें भी इसका भी प्रकार होता है। कन्वेक्स लेंस का फेस से होता है, जैसे बाय कन्वेक्स लेंस होता है ना, इक्वी कन्वेक्स लेंस होता है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है, इन सारा चीज होता है, लेकिन अभी केवल इसी की चर्चा है तो इसी के बारे में आप पढ़िए क्या है। व्हेन अ कन्वेक्स लेंस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एंड फोकल लेंथ f इज इमेज्ड इन वाटर, इसको यदि पानी में डुबाया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, देन द फोकल लेंथ। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन लेंस मेकर फॉर्मूला से है ना, व्हेन अ कन्वेक्स लेंस व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जिसका फोकल लेंथ f है, केवल फोकल लेंथ दिया है और केवल फोकल लेंथ के बारे में बोला है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक समझिए। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आगे, उसको हम देखेंगे आगे। कहता है जब फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एंड फोकल लेंथ इसका दिया है स्मॉल f, इसको डुबोया जाता है किसमें, पानी में, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना 4/3, देन इट्स फोकल लेंथ इज, तब इसका फोकल लेंथ कितना है। देखिए बाबू यदि ये कन्वेक्स लेंस है ना, यदि एयर में है और इसी कन्वेक्स लेंस को हम लोग पानी में डुबो देते हैं इस तरीके से, यदि इसका फोकल लेंथ f है तो पानी ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के यदि हम लोग लिक्विड में डुबोते हैं इस प्रकार के लेंस को, तो इसका फोकल लेंथ जो रहता है पानी में या कोई भी लिक्विड में डुबाने के बाद ये बढ़ जाता है हमेशा, है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना इसके फोकल लेंथ का बढ़ाने का वजह बनता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन वही होगा जो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये है बिकम ग्रेटर देन f से बड़ा होगा, दूसरा बिकम स्मॉलर वाला तो होगा ही नहीं और अनचेंज भी नहीं करेगा, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसको हम बनाते हैं यहाँ पे,
ये क्वेश्चन ये अभी ऑब्जेक्टिव में भले दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स मतलब कि ये बाई कन्वेक्स, इधर से भी कन्वेक्स और इधर से भी कन्वेक्स, मतलब लेंस मेकर आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, है ना, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियाई ऑफ कर्वेचर मतलब आर। यदि हम सबसे पहले इसकी बात करें तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मान लीजिए, और इसका रेडियस है, देखिए किधर बनेगा, इधर दाहिने तरफ, है ना, दाहिने तरफ बनेगा, इसका मतलब ये प्लस है। तो R1 बराबर ये आपका दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। अब यदि दूसरी ओर चलें, इसके बारे में बात करें, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, यानी ये वाला R जो है, R2 जो है, ये है आपका माइनस में। तो ये माइनस यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखा देते हैं, तो इसको भी हम हटा ही देते हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको आप यहाँ दिखा दीजिए, ये माइनस कितना दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कहता है, ऑफ इट्स मटेरियल इज 1.5, मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू इक्वल टू दिया 1.5, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी, तो फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ निकालिए। देखिए एफ इक्वल टू लेंस मेकर फॉर्मूला से क्या होता है, म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये सारा वैल्यू आकर के यहाँ पुट कर दीजिए, सॉरी 1/f होगा यहाँ पे, ये होगा 1/f, इसको 1/f कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 1/f इजिकल टू म्यू कितना है 1.5 माइनस कितना 1/R1 कितना, R1 है आपका 10 माइनस R2 कितना -15, ये हो जाएगा 1/ और ये -15। इसको सॉल्व कर लीजिए, केवल आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/f इजिकल टू, ये हो जाएगा 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आधा, 0.5। तो ये एलसीएम आप, अच्छा इसको एक बार तोड़ लीजिए, या तो फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम 10 गुना 15 ही लिख लीजिए कैलकुलेशन, और यहाँ हो जाएगा आपका 15, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 15 प्लस हो जाएगा कितना 10। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 1/f इजकल टू 0.5 और इंटू 15 और 10 25, है ना, 25 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 150, 25 6 150, है ना, यानी 1/f इजकल टू हो जाएगा 0.5 और बाई 6, यदि ये पॉइंट हटाएं तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 12 25 60, और 1/f इजकल टू आया है आपका 1/12। इसको यदि हम लोग रीअरेंज करेंगे तो f इजकल टू हो जाएगा 12, और ये सेंटीमीटर में या मीटर में, सेंटीमीटर में, यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी, यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इस पर विशेष फोकस दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द इमेज फाउंड बाई अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा इमेज कैसा बनता है ना। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा इमेज की यदि बात करें तो हल्का सा सिंपल माइक्रोस्कोप देखिए ऐसा रहता है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, मतलब कि कहाँ पे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, और इसका इमेज इधर ही कहीं बनता है ना, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और इधर ही बनेगा। इसका मतलब है कि ये क्या दिया है, सबसे पहली बात तो ये सीधा बनता है, मतलब इरेक्ट होगा। अब इसमें से ढूंढिए इरेक्ट किस में है, इरेक्ट है आपका ए वाला ऑप्शन में भी और सी वाला भी ऑप्शन में। अब ये ढूंढिए कि ये जो लेंस है इसके लेफ्ट साइड में ही बनता है, मतलब जिधर लेंस है उधर ही बनता है, मतलब कि वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल को हम लोग इमेजिनरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ढूंढिए वर्चुअल या इमेजिनरी कहीं लिखा हुआ है क्या, देखिए इसमें रियल लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन कट गया, और यहाँ इमेजिनरी है और इरेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप आर एफ एंड एफ। देखो बाबू, टेलीस्कोप की बात करता है, तो टेलीस्कोप में क्या जानते हैं, टेलीस्कोप में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को, यानी कैपिटल एफ को, यहाँ जैसे लिया वैसे ही लेना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए कैपिटल एफ लिया है, हाँ तो कैपिटल एफ लीजिए, और आई पीस के लिए लिया है स्मॉल एफ, इसको हम लोग, और क्या कहता है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाई होता है क्या, आई पीस, यानी कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, एफ प्लस एफ माइनस एफ बाई एफ, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन
द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज्ड देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर। देखिए हाँ क्या है, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ट्यूब, ट्यूब की बात करता है, ट्यूब। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या बनाते हैं, पहले स्मॉल छोटा वाला रहता है, उसके बाद बड़ा वाला लेंस रहता है, इसको एल ओ बोलते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसको एल ई बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग ट्यूब का लेंथ बोलते हैं, है ना। ट्यूब के लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है कि इसको बढ़ाया जाता है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस ट्यूब का लेंथ को यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो उसके बारे में क्या होता है, पूछा जा रहा है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का मान हमेशा बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। दो लेंस के बीच के सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा, सेपरेशन को घटाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर घट जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या किया जा रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इंक्रीज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि हम लोग वेवलेंथ का मान बढ़ा दें तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या असर पड़ेगा, है ना। वेवलेंथ का यदि मान बढ़ावें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या असर पड़ेगा। देखिए एक रिलेशन होता है म्यू, है ना, 2 और ये 1 इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2, है ना। म्यू उल्टा लिख दिए हैं, 1 मिनट, ये होता है आपका म्यू 2 और ये 1, यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो म्यू 2 बाई क्या हो जाएगा, म्यू 1 इक्वल टू क्या, लेमडा 1 बाई लेमडा 2। इसमें क्या कहता है, इंक्रीज कर रहा है किसको, वेवलेंथ को, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखिएगा यदि वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा और हमेशा घटेगा, कम हो जाएगा, है ना, है ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अनुपस्थिति में, यदि एटमॉस्फेयर अनुपस्थित हो या एटमॉस्फेयर को हम लोग कंसिडर ना करें, द कलर ऑफ द स्काई वुड बी विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से स्काई कैसा दिखेगा, मतलब कि आसमान कैसा दिखेगा। क्या कह रहा है, एटमॉस्फेयर को हटा दिया जा रहा है ना। यदि एटमॉस्फेयर मतलब कि वायुमंडल को हटा दिया जाए अर्थ से, तब अर्थ से आसमान यदि देखेंगे तो आसमान हमेशा काला दिखाई देगा, है ना। अभी ब्लू दिखाई देता है ना, वो काला दिखाई देगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रे ऑप्टिक्स का टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन और भी हैं जो इससे रिलेटेड हैं। आप समरी यदि पढ़िएगा या नोट्स आप पढ़िएगा तो नोट्स से रिलेटेड बहुत सारा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेक्चर में देखेंगे वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको, और सब्जेक्टिव की बात रही तो सब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चंस है जो आपके जैक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है मॉडल सेट, उसको आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, देखते रहिए आप लोग CWH साइंस। धन्यवाद।